अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आप फिर से एक बार स्नो देख रहे हैं, जो कि जब स्नो हो रही होती है बहुत ही कोई खूबसूरत लगती है, लेकिन जब स्टॉप हो जाती है और बहुत गंद मचाती है ना, तब अच्छी नहीं लगती ज़रा भी, लेकिन पहले बहुत प्यारी लगती है। अभी देख रहे हैं आप, सफ़ेदी हुई है हर जगह, जो कि कितनी आंखों को खूबसूरत लग रही है ना। तो मैंने सोचा एक बार फ्रंट से भी आपको दिखा देती हूँ और बैक का व्यू भी ज़रा दिखा ही देती हूँ, और आप वीडियो को पहले लाइक कर लें और फिर आगे बढ़ें, और उसके लिए आपका अभी से थैंक यू सो मच जी। और अभी आप पहले स्नो देखें, स्नो का ज़रा नज़ारा लें, इंजॉय करें, और फिर मैं आपको आगे लेके जाती हूँ खाने पीने के लिए। जब स्नो होती है ना, तो मैं डरती हूँ कहीं मुझे बाहर जाना ना पड़ जाए, और डरती इस बात से हूँ कि कहीं बाहर जाऊँ तो गिर ना जाऊँ, कहीं स्लिप ना हो जाऊँ। तो आप बताएं कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कभी स्लिप हुए हों, गिर गए हों और बहुत ज़्यादा चोट लगी हो? मुझे लगी नहीं है वैसे। फूफो एक बार स्लिप हो गए थे, उनको लगी थी, और उनकी बात सुन के ना मुझे पता नहीं क्यों डर आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं भी स्लिप हो जाऊँगी और मुझे भी चोट लग जाएगी। इसलिए मैं बहुत डरती हूँ कि स्नो जब हो ना, तब मुझे बाहर ना जाना पड़े। लेकिन बच्चों को छोड़ने जाना पड़ता है, स्कूल भी अगर स्कूल उनके चल रहे हों तो फिर तो डेफ़िनेटली जाना ही पड़ता है, चाहे आपका दिल करे या ना करे। अभी मैं मूली वाले पराठे बनाने लगी थी। ख़ैर, जो स्नो वाला क्लिप था ना, वो पहले का था, एक और दिन का था, और ये एक और दिन के हैं। स्नो वाला मैंने ऐवें ही ऐड कर दिया था क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो जनाब, पराठे जो मैं बनाने लगी थी, मूली वाले बनाने लगी थी, और जब मैं मूली वाले पराठे बनाती हूँ ना, तो मैं ऐसे करती हूँ कि मूली कच्ची ही रखती हूँ। कुछ लोग जो हैं वो उसको पकाते हैं। ये नहीं है कि तरीका बुरा होता है, हर एक की अपनी चॉइस होती है। मुझे इस तरह से पसंद है, ज़्यादा को उस तरह से पसंद होते हैं। तो मैं बस मूली को जैसे कद्दूकश करते हैं वही करना होता है, उसको अच्छे से पानी निचोड़ना होता है, और उसमें जो भी मसाले वगैरह, मैं हल्दी डालती हूँ, नमक डालती हूँ, मिर्च डालती हूँ और धनिया डालती हूँ, बस यही चीज़ें डालती हूँ। और इनको अच्छे से मिक्स करके तो फिर मैं इनको इस तरह से फिलिंग कर लेती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आलू वाले पराठे बनाते हैं, तो मैं ऐसे बनाती हूँ। ये नहीं होता कि तरीका गलत होता है, हर एक का अपनी चॉइस होती है। जो लोग पहले उसको पकाते हैं, वो बनाते हैं, वो उनको बहुत अच्छा लगता होगा, और जो मेरे जैसे बनाते हैं, इनको ये वाला तरीका बहुत अच्छा लगता होगा। तरीके हर एक के ये अच्छे होते हैं, किसी का तरीका बुरा नहीं होता, क्योंकि हर एक की जब पसंद डिफरेंट होती है तो फिर तरीके भी डिफरेंट ही होते हैं। तो हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि किसने किस तरह से काम करना है। तो मुझे इस तरह से बहुत मज़े के लगते हैं वैसे ये जो पराठे हैं। अगर मैं पराठे की बात करूँ ना, तो मुझे टॉप पे मूली वाले पराठे अच्छे लगते हैं, फिर कीमे वाले अच्छे लगते हैं, और फिर आलू वाले, और फिर गोभी वाले। ये 4 किस्म के जो पराठे हैं ना, फिलिंग वाले, ये अच्छे लगते हैं वैसे, क्योंकि मुझे लगता है ये या इससे ज़्यादा अगर हैं तो वो ख़ैर हमने ट्राई नहीं किए, ना कभी खाए हैं, लेकिन इनका पता है, और ये हम ट्राई भी करते रहते हैं। और जो ज़्यादा गंद डालते हैं ना पराठे, वो मूली वाले पराठे और कीमे वाले डालते हैं, क्योंकि मूली का जो पानी है वो बाहर निकलता है, और जो कीमे वाले होते हैं उनमें जो ऑयल होता है वो भी बाहर निकलता है, तो वो बहुत गंद डालते हैं, जिसको साफ़ करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी फिर जो शेल्फ़ होती है ना, ये सारी ये येलो हो जाती है, सारे मसाले निकल के, और इसको साफ़ करना मुझे फ़ौरन पड़ता है। अच्छा, ये भी मैं चीज़ें इसलिए शेयर कर रही हूँ, वैसे तो मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया है, अभी मुझे याद भूल जाता है, क्योंकि कुछ मुझसे पूछते हैं कि आपने जो फेशियल करवाया था डर्माब्रेजन के नाम से, वो कैसा है? तो इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ साथ, कि मुझे याद रहेगा। अगर मैं ये ना दिखाती ना, तो मुझे भूल जाना था कि मैंने आपके साथ शेयर करना है। तो ये मेरी डिलीवरी आई थी, तो ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ साथ-साथ, अभी मैं ख़त्म नहीं होने देती। अच्छा, जो उस फेशियल का पूछते हैं ना, तो वो ये है कि मैंने जब पाकिस्तान में थी, मेरी जितनी भी एज हो गई है, मैंने आज तक फेशियल ज़िंदगी में 2 बार करवाया है, जो कि पाकिस्तानी फेशियल होता है, ठीक है? वो भी मुझे सूट नहीं किया। ये कोई खूबी नहीं है, मुझे लगता है कि ये ख़ामी है मेरी स्किन की, कि मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। वो फेशियल भी मेरे मुँह पे जब हुआ ना, तो मेरी स्किन एक तरह से बर्न हो गई थी, हालाँकि उसमें कोई इतनी ख़ास ब्लीच भी नहीं थी। तो उसके बाद मैंने तौबा कर ली थी, वो भी शादी पे मैंने करवाया था, तो तब मेरी स्किन जो है ना वो बर्न ही हो गई थी, तो फिर मैंने दोबारा से नहीं करवाया, ना पहले उससे करवाया था। मैं कोई फेशियल टाइप बंदी नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई मेकअप टाइप बंदी हूँ, शायद इसलिए। तो जो फेशियल मैं यहाँ करवा रही हूँ, ये मैंने पहले भी कई बार करवाया है। ये अगर आपकी पाकिस्तानी आपने फेशियल करवाए हैं, तो तब अब में भी आपको ना इतना अच्छा लगे, क्योंकि ये उतना जैसे ज़ोर-ज़ोर से हम हाथ मारते हैं वैसे काम नहीं करता, इसका तरीका डिफरेंट होता है। तो ये एक मैंने ट्रीटमेंट के तौर पे जब भी करवाया है। पहले भी मैंने करवाए थे, तब भी ऐसे ही करवाए थे, और अभी भी। तो इसका ये है कि ये आहिस्ता-आहिस्ता काम करता है, आपको एकदम से इसका कभी भी डिफ़रेंस पता नहीं चलेगा कि ये इसने काम किया है या नहीं किया। मैंने अभी भी तकरीबन 6 फेशियल करवाए हैं एक साथ, तो तब जाके मेरी स्किन अच्छी हुई है। ये नहीं है कि आप एक करवाएँ और फिर आप मुझे ब्लेम करें कि मैंने आपको बताया था कि ये करवाएँ अच्छा है, तो ये तो अच्छा ही नहीं है, तो काम ही नहीं करता। ये
पूरा 30 मिनट का होता है प्रोसेस, और इसमें बिल्कुल हूवर की तरह ये काम करता है, वैक्यूम की तरह आपकी स्किन के ऊपर चल रहा होता है, आपकी डेड स्किन जो है ना वो उतर रही होती है, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही होती कि मेरी स्किन उतर रही है। ठीक है, ये नहीं है कि आपकी सारी गंदी मंदी स्किन एक ही दिन में उतर जाएगी, ऐसा नहीं है। वो कुछ ट्रीटमेंट होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता स्किन जो है ना वो रिकवर करेगी। और आपको पहले खैर दिखाना भी पड़ेगा, वो बता भी देते हैं कि आपके लिए स्किन के लिए सूट है या सूटेबल है या नहीं है। तो ये मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ। मुझे वैसे ये सूट करता है, क्योंकि मैंने जो पाकिस्तानी फेशियल हैं वो नहीं करवाए थे, बस 2 बार करवाए थे, जिनसे मैंने तौबा कर ली थी। इसलिए मुझे ये ठीक रहता है, क्योंकि मेरी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव है तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए अभी आपको अच्छा लगे तो आप करवा सकते हैं, यही मैं कह सकती हूँ। नहीं अच्छा लगे तो आपकी मर्ज़ी है, ये मैंने आपको बता दिया है जी। अच्छा, अभी आप ये डोर देख रहे हैं हमारे, ये अभी हमने लगवाने थे, और अभी जो जॉइनर है ना वो आया हुआ था डोर लगाने के लिए। तो ये भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि ये कैसे लग रहे हैं। वैसे बहुत ही प्यारे डोर थे, और ये भी हमने सेल में लिए थे वैसे। ठीक है जी, और क्योंकि हम इस तरह की चीज़ें सेल में लेते हैं तो फिर बड़ी सस्ती पड़ती हैं, बहुत अच्छा लगता है, फिर घर का काम ज़्यादा हो जाता है, पैसे कम लगते हैं और मज़ा आ जाता है इस तरह काम करवाने का। अभी जी दोपहर में बिरयानी बनाई थी, वो खा रही थी, बहुत मज़े की बिरयानी थी, बहुत मज़ा आया खा के। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि उमाइमा लेगो के साथ प्ले कर रही थी। वो सारा दिन ही प्ले करते रहते हैं, वैसे लेगो उनको बहुत पसंद है। तो उसने पता नहीं कैसे, मुझे समझ नहीं आई वैसे, कि अपने नाक में लेगो का पीस किस तरह से डाल लिया। और फिर जब मुझे पता चला, मुझे बताया उसने कि मेरे लेगो इस तरह से हो गई। मैंने देखा तो सच में लेगो का पीस था, और हम डरते निकाल नहीं रहे थे कि अगर हमने निकाला तो आगे चला गया तो फिर क्या करेंगे। हस्बैंड वैसे काम पे थे, फिर उन्होंने फ़ौरन से उनसे बात की कि मुझे अभी कभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा उमाइमा को लेके, क्योंकि वो उसने ऐसा काम कर लिया है। तो फिर हम इमरजेंसी गए हॉस्पिटल। और वैसे अगर मैं सच बताऊँ ना, मुझे यूके की जो इमरजेंसी है ना इंतहाई कोई बुरी लगती है। ये मैं आपको रिव्यू ज़रूर दूंगी इसका। ज़रा अच्छी सर्विस नहीं है इनकी भी। अगर इमरजेंसी है तो उसमें तो फ़ौरन से पहले आपको मतलब देखना पड़ेगा कि क्या है, बंदा क्यों इतनी आया है, क्यों लगे होते हैं, और 4-4 घंटे वेट करना पड़ता है। इंतहाई बुरी बात मुझे ये लगती है यहाँ की। ठीक है जी, वैसे हर एक की अपनी शायद मर्ज़ी हो, लेकिन मुझे लगता है कि सारे मेरी इस बात से तो ज़रूर इत्फाक़ करेंगे कि इतनी इनकी बुरी होती है ना सर्विस इमरजेंसी की स्पेशली, कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो वहाँ लेके गए, खैर बहुत वेट करना पड़ा हमें, और वो एक ही बंदे को वहाँ अलाउ कर रहे थे, या मुझे और या हस्बैंड को। और हस्बैंड कह रहे थे कि तुम रहो, क्योंकि उमाइमा को हैंडल करना ज़्यादा इजीली है तुम्हारे लिए, तो तुम थोड़ा मैनेज कर लेना, मैं बाहर वेट करता हूँ। तो फिर वो बाहर ही वैसे वेट करते रहे, मैं उमाइमा के साथ अंदर थी, और हम अंदर वेट कर रहे थे अपनी बारी का। फाइनली जब बारी आई, वैसे हमें बहुत डर था कि कहीं अगर ज़्यादा उसने पीछे को सांस लिया, ज़्यादा आगे चला गया तो फिर क्या होगा। तो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं हुआ। उन्होंने वैसे कहा था कि या तो इसके पीस करके निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबा काम है, या आप खुद ट्राई कर सकते हैं, तरीका हम आपको बता देते हैं, वो आप ही कर सकती हैं। तो वो मुझे कह रहे थे कि ये मदर किस का एक मेथड है, वो आप यूज़ करके निकालें। खैर मैंने पहले नहीं सुना, तो मैंने पूछा कि इसकी डिटेल भी आप बता दें, क्योंकि मैंने तो पहले नहीं सुना। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, तो फिर मैंने कहा ओके, ये मैं कर लेती हूँ। तो फिर मैंने किया, उमाइमा का जो एक साइड थी नाक की, वो उस पर मैंने हाथ रखा, दूसरी पे लेगो थी, और फिर उसका मुंह खोल के जैसे हम हवा देते हैं, सांस निकालते हैं ना, तो वैसे मैंने मामा के मुंह में ऐसे किया, जैसे पुश किया, और फिर वो ज़ोर एक होता है ना, प्रेशर होता है, तो उसकी ज़रिए ही ना मामा की जो लेगो थी ना वो बाहर आ गई। तो तरीका ये थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है वैसे सुनने में, लेकिन तरीका वैसे ये एक मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया है कि बच्चे ऐसा कर ही लेते हैं। तो फिर उसने मुझे, डॉक्टर ने कहा कि मेरे बेटे के साथ भी ऐसा ही सेम हुआ था, अगर फिर भी आपके साथ ऐसा हो जाए ना, तो आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आप ये वाला तरीका जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। मुझे वैसे बहुत ईजी ये वाला लगा। डरते हम बहुत थे कि अगर उन्होंने कोई और तरीका यूज़ किया, कोई नाली वगैरह लगाई, तो इस तरह से ये बहुत मुश्किल होगा, स्पेशली छोटी बच्ची के लिए। वो तो हैंडल भी नहीं कर सकेगी, और हम कैसे देखेंगे। खैर ये सब कुछ तो हो गया, शुक्र है। वैसे हमें जो जाना पड़ा ना, इतना वेट करना पड़ा, वो भी बहुत लंबा था, और डर हमें बहुत था उमाइमा का स्पेशली, कि अभी कैसे ये करेगी, सब कुछ कैसे करवाएगी अगर ज़्यादा पीछे चला गया। और हम उसको नाक को टच करने नहीं दे रहे थे कि अगर टच किया तो और ज़्यादा पीछे चला जाएगा ये पीस। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि सब कुछ ठीक हो गया। फ़िक्र तो ज़ाहिर सी बात है माँ बाप को होती है बच्चे की, जब इस तरह का काम करे। तो आपको बात बताऊँ ना, तो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि उमाइमा की नाक में कैसे चला गया लेगो का पीस। मुंह में जाए तो बनता है कि हाँ बच्चे ने मुंह में डाला, वो आगे चला गया, लेकिन नाक में कैसे गया ये मुझे समझ ही नहीं आ रही अभी तक। और जब उसके गया ना, तब भी मुझे एक रोना आ रहा था, ऊपर से मुझे हंसी आ रही थी, और समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, हंसूँ या रो। तो जनाब ऐसे ही चला गया। खैर ध्यान तो हमें रखना ही पड़ता है, करते हैं, लेकिन
समझ नहीं आती, कभी कभी ऐसा हो ही जाता है, बच्चे समझ नहीं आती कि कैसे कुछ कर लेते हैं गड़बड़। खैर जी, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।